Hello everyone, I'm Rani Pandey and today we're gonna start a new chapter of class 11th accounts, that is a basic accounting terms. In our last class we have already completed chapter first of class 11th account, that is the introduction to accounting, and in this class we will see some basic terms of accounting that we oftenly use in commerce stream. Now you will ask, or there is a question, why we study basic terms of accounting. So the thing is like, हमारे अकाउंट्स में हम जो वर्ड्स यूज करते हैं वो अपने रियल लाइफ से बिल्कुल अलग होते हैं, और ये टर्म्स जो हैं वो आपके किताब में, आप अगर क्लास 11th के अकाउंट्स को या फिर कहीं भी आप 11th हो 12th हो या फिर आगे अब जब भी कॉमर्स में जाओगे, कॉमर्स स्ट्रीम में आगे कभी भी पढ़ोगे, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होंगे जो कि आपके रियल लाइफ में आप कभी सुने होंगे लेकिन उसके मतलब अलग होंगे या फिर आप सुने भी नहीं होंगे। और जब हम क्लास 11th में आते हैं और अचानक से क्लास 11th के अकाउंट्स की बुक्स को देखते हैं तो उसमें वो टर्म्स हमको सुनने को मिलते हैं जो काफी नए होते हैं, या तो फिर वो टर्म्स हमने कहीं सुने हुए हैं लेकिन उसके मतलब कुछ और होते हैं। तो आज हम उन टर्म्स के बारे में जानेंगे कि आखिर उन टर्म्स का मतलब अकाउंटिंग में क्या होता है, और जो नए नए वर्ड्स हैं उनको भी जानेंगे कि उनका मतलब क्या होता है। अगर आप कभी कॉमर्स के इकोनॉमिक्स के न्यूज को देखा हो आपने, या फिर कभी अकाउंट्स की किताब को खोला हो अच्छे से, पीछे के किसी चैप्टर को खोला हो, तो उसमें कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपने कभी सुना ना हो या फिर आपने कुछ देखा ना हो, और जब हम ये वर्ड्स पहली बार सुनते हैं या फिर बाद में हमको जब पता चलता है तो ये काफी कंफ्यूजिंग होते हैं, इनको समझना काफी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि आखिर वो अकाउंटिंग जो टर्म्स हैं उनके मतलब क्या क्या होते हैं, और उनके बारे में क्या क्या हम जान सकते हैं कि आखिर वो क्या क्या बताते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम अपने पहले टर्म से शुरू करते हैं, दैट इज अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले ये इन टर्म्स को हम बड़े इजी शब्द में समझते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है, जो बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करती है, उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। अब आपको ये बात पता होगा कि बिजनेस अक्सर जो काम करती है वो लेन देन का ही होता है। जैसे कैसे, अगर आप कभी बिजनेस में सेल कर रहे हो, है ना, आप कोई सामान अपना प्रोडक्शन किए और उस प्रोडक्शन को बेच रहे हो, तो बेचने में क्या होता है, आप अपना सामान देते हो, बदले में कोई पैसा आपको देता है, तो दैट इज एक्सचेंज। अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो अपने प्रोडक्शन के लिए, तो आप सामान खरीदते हो और बदले में आप उसको देते हो पैसा, दैट इज ऑल्सो एक्सचेंज। अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आप देते हो सर्विस और बदले में आप देते हो उसको पैसा, या आप कभी किसी को सर्विस देते हो तो आप देते हो सर्विस और बदले में वो देता है आपको पैसा। और ये सारी एक्टिविटी जो आप देखोगे, है ना, तो इन सब में आपको एक चीज कॉमन लगेगा कि यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, चाहे वो गुड्स का एक्सचेंज हो चाहे वो सर्विसेज का एक्सचेंज हो, लेकिन हो क्या रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन वर्ड का मतलब अगर पहले क्लास में आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ट्रांजेक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेन देन होता है ना। तो ट्रांजेक्शन मतलब लेन देन, और क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन है तो बिजनेस में जो लेन देन हो रहा है, बिजनेस में जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रहा है, उस बिजनेस एक्टिविटी को, बिजनेस में जो एक्सचेंज हो रहा है, उस बिजनेस एक्सचेंज को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप इतनी बातें समझ में आई। एक और बात जो कि बहुत जरूरी है कि बिजनेस में जो काम हो रहा होगा वो काम हमेशा फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ये बात हमको पहले ही पता है क्योंकि हमने क्लास 11th का जो पहला चैप्टर पढ़ा था उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था कि फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उस एक्टिविटी में। अगर वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है तो वो बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगा और वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है ही नहीं, है ना। तो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होने के लिए क्या होता है, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, उसके अंदर पैसे की उसमें कुछ बातें होनी चाहिए, वहां पैसे से जुड़ाव होना चाहिए, और जब ये पैसे से जुड़ा होगा तभी ये बिजनेस का ट्रांजैक्शन कहा जा सकता है। अगर हम इसमें बिजनेस में
अगर इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो तो ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस ही पैसे के लिए होता है, और बिजनेस में अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं है तो बिजनेस नहीं वेलफेयर हो जाता है। तो इस समय हम ये समझ पा रहे हैं कि बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होगा, जो लेन देन होगा, वो फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, मतलब उसके जो ट्रांजेक्शन होंगे वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होंगे। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं और इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। और टर्म जो इवेंट है, इसका मतलब क्या होता था, हमने क्या सीखा था कि इवेंट का मतलब होता है जो रिजल्ट, ट्रांजेक्शन के होने से जो रिजल्ट, आउटकम जो निकल के आता है उसको हम कहते हैं इवेंट्स कहते हैं। अगर हमने सेल किया और सेल करने से जो इनकम जनरेट हुआ, वो इनकम क्या है, इवेंट है। जो हमने सैलरी पे की और सैलरी पे करने से जो एक्सपेंस हमारा हुआ, उस एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, वो एक इवेंट है। तो ये इवेंट क्या, ये जो इवेंट है वो इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक इन द सेंस, याद होगा आपका पिछला क्लास, हमने कहा था कि हमारे एक्टिविटी जो है वो बिजनेस, हमारे सोसाइटी में दो तरीके की एक्टिविटी होती है। एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक तो सबको पता है, जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट ना हो वो नॉन इकोनॉमिक है। और इकोनॉमिक मतलब जहां पैसे का इन्वॉल्वमेंट है उसको इकोनॉमिक कहते हैं। मतलब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और बदले में आपको मॉनेटरी टर्म में कुछ बेनिफिट निकल के आ रहा है, दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हमेशा ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो, मतलब मनी का, फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट हो। और इकोनॉमिक इवेंट होता है मतलब कि ऐसा इवेंट, ऐसा आउटकम ट्रांजेक्शन का जिसके आउटकम के निकलने से आपके बिजनेस में इकोनॉमिक कुछ जनरेट हो रहा है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है ना। और इस इकोनॉमिक एक्टिविटी के परफॉर्म होने से आपके बिजनेस के अंदर कुछ फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, वो इफेक्ट कर जाता है। जैसे आपने सैलरी पे किया, सैलरी पे किया तो आपके सैलरी पे करने से बिजनेस का एक ट्रांजेक्शन हुआ, क्योंकि ये बिजनेस से रिलेटेड है और साथ में इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने अगर सैलरी पे किया होगा तो आपने उनको दिया होगा पैसा और बदले में आपने लिया होगा सर्विस। तो सर्विस लिया और पैसा दिया, पैसा दिया तो आपके बिजनेस से पैसा गया क्या, और पैसा गया मतलब आपके फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ तो चेंजेस आया है ना। तो बिजनेस में जो भी एक्टिविटी होती है जिसके होने से आपके बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन में कुछ चेंजेस आते हैं, तो ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे एक्सचेंज को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और यही बात यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, चलो हम इसको मिल करके पढ़ते हैं। कह रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो इट मींस, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व हो। और इकोनॉमिक इवेंट, ऐसा इवेंट जिसमें इकोनॉमिक से रिलेटेड हो, मतलब जहां पे इनकम से कुछ रिलेटेड काम हो रहा हो, दैट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, और उसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन को, ऐसे इवेंट्स को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। और बेसिकली हम कह सकते हैं ऐसे एक्टिविटी को, ऐसे एक्सचेंज को हम कहते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। तो हम अगर सिंपल वर्ड्स में ये सारे हम टिपिकल बातें छोड़ दें और हम ये बात समझे कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो हम कह सकते हैं क्या, बिजनेस जो एक्टिविटी परफॉर्म करता है और जिसके होने से बिजनेस में कुछ फाइनेंशियली पोजीशन में कुछ चेंजेस आते हैं, जहां फाइनेंस का इन्वॉल्वमेंट होता है और जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, उन सारे एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन कहते हैं। सही है। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है ना, वो भी अब इनको फर्दर 4 कैटेगरी में हमने बांट दिया। अब ये 4 कैटेगरी क्या होते हैं, पहले उनके बारे में सुनते हैं। तो बिजनेस के जो ट्रांजेक्शन है वो 4 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, और वो 4 कैटेगरी ये है कि पहला इंटरनल ट्रांजेक्शन, इंटरनल
ट्रांजैक्शन। दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। नाउ सी, अब इन सब के बारे में एक एक करके जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इंटरनल ट्रांजैक्शन मीन्स वो ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के अंदर परफॉर्म होते हैं और इनके परफॉर्म होने से बिजनेस में पैसे से इन्वॉल्वमेंट है, फाइनेंशियल नेचर के हैं ये, लेकिन पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ नहीं जाता। अब मैम ऐसा कौन सा एक्टिविटी है जो कि अंदर ही अंदर बिजनेस में हो जाता है लेकिन इसके होने से बिजनेस के पैसे का हेर फेर नहीं होता? डेप्रिसिएशन जो है, हम अगर मशीन पे चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन चार्ज होने से बिजनेस में पैसे का हेर फेर नहीं होता, लेकिन फिर भी ये इंटरनल ट्रांजैक्शन है और इसके होने का मॉनेटरी टर्म में कुछ मेजरमेंट होता है और ये फाइनेंशियल नेचर के हैं। सो बिजनेस पोजीशन में भी चेंजेस आते हैं। मैम डेप्रिसिएशन वर्ड सुना सुना लग रहा है, बट क्योंकि आपने पहले क्लास में शायद बताया था, बट अब समझ नहीं आ रहा कि ये होता क्या है, तो चलो हम एक बार फिर से बताते हैं। डेप्रिसिएशन मतलब होता है आपने कोई मशीन खरीदा और क्योंकि मशीन जो है वो मार्केट में उसके वैल्यू तो गिर रहे हैं और आपको ये बात पता है कि आप जो मशीन खरीद के लाए हो, अगर आप आज इसको वापस बेचने जाते हो तो आपको उतने पैसे वापस नहीं मिलेंगे जितने में आप इसको खरीद के लाए थे, इसका वैल्यू घट चुका होगा सेकेंड हैंड के नाम पे। तो आप क्या करते हो, क्योंकि आपके बिजनेस में तो आप उसको एक बार जब लेकर के खरीद के आते हो, मान लो आपने खरीदा, आपने एक मशीन खरीदा 10 लाख रुपए का और 10 लाख की मशीनरी आप खरीद के लाए, तो आपने अपने बुक में, अपने बैलेंस शीट में आपने मशीनरी का कॉस्ट कितना लिख दिया? 10 लाख रुपए लिख दिया। अब लिमिटेशन याद है आपको, हमने क्या कहा था? आप उसको मिटा करके नहीं लिख सकते हो, वापस चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। आप अपने बिजनेस में कोई भी चीज जब है, आपके बिजनेस, आपके मार्केट में आपके मशीन का वैल्यू घट रहा है, लेकिन आप जब बिजनेस में मशीन खरीद के लाए थे तो वो 10 लाख का था, तो अब उसमें बैलेंस शीट में वो 10 लाख का है और आप उसमें को उस पैसे को 10 लाख से 9 लाख 8 लाख नहीं कर सकते हो जितना मार्केट में वैल्यू गिर रहा है। तो आप क्या करते हो, आप एक अलग अकाउंट बनाते हो जिसमें आप धीरे धीरे मशीनरी की वैल्यू गिराना शुरू करते हो, उसके डेप्रिशिएट करते हो, उसके वैल्यू को गिराते हो। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है? आपने जो मशीन के वैल्यू को गिराया, गिरावट दिखाया, उस गिरावट को दिखाने के लिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो और आप मशीन के एग्जैक्टली आपने मशीन जो 10 लाख का लाया था, आप उसमें आप कुछ हेर फेर तो कर नहीं सकते, लेकिन अगर आप डेप्रिसिएशन उसमें चार्ज कर दो तो उस डेप्रिसिएशन को तो आप वहां दिखा सकते हो ना, कि मान लो कि हम बोल सकते हैं ना कि 1 लाख रुपए से मेरा वैल्यू जो है मशीन का घट गया, तो हम ना इसमें हमको चेंजेस लाना पड़ा और ना ही हम एग्जैक्टली वैल्यू उतना रख पाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अब मेरा अब मशीन जो है वो 9 लाख रुपए का हो गया है। तो अल्टीमेटली हमने अपने वैल्यू को गिरा भी दिया और हमें अपने बैलेंस शीट को काट करके 9 लाख भी नहीं करना पड़ा। तो इसका मतलब इसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट भी है, लेकिन पैसा कहीं जा आ रहा है क्या? नहीं, पैसा कहीं जा आ नहीं रहा है, बस हम अपने बुक में दिखा रहे हैं कि मेरा मशीनरी 10 लाख की जगह 9 लाख का हो गया। आपने क्या ये 9 लाख में 1 लाख रुपए जो है वो किसी और को दे दिया? नहीं, ना ही आप किसी से 1 लाख रुपए मांग के लाए, है ना। बस आपने क्या किया, अपने बुक में इस 10 लाख के मशीनरी पे 1 लाख का ऐसा चार्ज करके अकाउंट में जो दिखा दिया और उससे उसका वैल्यू क्या कर दिया? डिक्रीज कर दिया, मतलब 9 लाख कर दिया। तो वैल्यू तो डिक्रीज हुआ, लेकिन उसकी वजह से आपके बिजनेस में कोई और इफेक्ट नहीं आया, मतलब आपके पैसे का लेन देन नहीं हुआ। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का क्या है? इंटरनल ट्रांजैक्शन में कंसीडर किया जाता है।
इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। सैलरी देना अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दोगे, दैट इज इंटरनल ट्रांजेक्शन। इससे आप और भी बहुत सारे हैं, है ना। लेकिन अभी क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म आएंगे जो आपको सुना हुआ नहीं है, इसलिए अभी इतने से ही क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आगे आपको और समझ में आएगा कि इंटरनल ट्रांजेक्शन और क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन क्या होता है? एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन का मतलब होता है आपके बिजनेस एंटिटी ने किसी सेकंड पार्टी से कोई लेन देन किया है, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन। जैसे सेल ऑफ अ गुड्स, परचेज ऑफ अ गुड्स, लोन पेमेंट, लोन टेकन, लोन पेमेंट, है ना। ये सब क्या है, एक तरीके से एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन है, जहां पे आपका बिजनेस एंटिटी किसी और के साथ क्या कर रहा होता है, पैसे का लेन देन कर रहा होता है। और यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, साथ के साथ इसमें पैसे का हेर फेर भी होता है। सही है। तो अब आ जाते हैं कैश ट्रांजेक्शन पे। आपके बिजनेस में अगर कोई भी रिसिप्ट या पेमेंट हुआ है, मतलब आपने कहीं से पैसा रिसीव किया या आपने किसी को पैसा दे दिया, तो ऐसे लेन देन को हम कहते हैं कैश ट्रांजेक्शन, जहां पे कैश का इन्वॉल्वमेंट है। आपने इमीडिएटली किसी को पैसा पेमेंट किया तो कैश का ट्रांजेक्शन हुआ ना। आपने ट्रांजेक्शन किया, आपने किसी को एक्सचेंज कर दिया, कुछ आपने उसके बदले लिया होगा और उसके बदले आपने उनको पेमेंट कर दिया। ऐसे तो आप पैसा दे नहीं रहे होगे, तो ये एक्सचेंज हो गया। और किसके टर्म में हुआ? कैश के टर्म में हुआ, इसलिए इसको कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं। आपने किसी से परचेस किया तो गुड्स लिया और बदले में पैसा दे दिया, पैसा दिया तो क्या है, डायरेक्ट आपने पेमेंट किया, है ना। तो पेमेंट किया तो कैश में किया, और कैश में किया दैट मीन्स वो कैश ट्रांजेक्शन है। सही है। आपने किसी से पैसा ले लिया, आपको रिसीव हुआ पैसा, आपने पहले से किसी को सेल किया था और वो बंदे ने आप कभी नहीं, आज आपने सेल किया और बदले में आज आपको पैसा मिल गया, तो कैश आपके पास आया, आपको रिसीव हुआ। और जब कैश रिसिप्ट होता है दैट इज ऑल्सो अ कैश ट्रांजेक्शन। इसके अलावा अब है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्रेडिट मतलब होता है उधार, है ना। अगर आज आपने किसी से सेल या परचेज किया, लेकिन उस सेल और परचेज करने के बावजूद उस बंदे ने आपको टाइम पीरियड दे दिया कि हम आपको 2 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, तो 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे, मतलब वो उधार पे आपसे सामान ले गया। और जब भी उधार पे कोई सामान, कोई चीज लिया जाता है, तो उसको ट्रांजेक्शन तो हुआ है, लेन देन हुआ है, लेकिन उसके बदले में पैसा नहीं आया, उधार पे आया है, तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं, है ना। इसमें फाइनेंशियल नेचर का भी है, मॉनेटरी टर्म में वैल्यू भी कर सकते हैं, लेकिन स्टिल इसमें अभी तुरंत फिलहाल मेरे पास पैसा नहीं आया, मतलब ये उधार पे ट्रांजेक्शन हुआ है। और जब उधार पे एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आ जाते हैं सेकेंड टर्म पे, दैट इज अकाउंट। अब अकाउंट क्या होता है? अकाउंट बेसिकली ऐसा हम समझते हैं कि हमारे बिजनेस में जो चीज हमको एक जगह इकट्ठा करना है, समराइज्ड फॉर्म में करना है ना, तो उसको हम एक हेड बनाते हैं, और उस हेड के अंदर वो जो ट्रांजेक्शन है ना, ट्रांजेक्शन बहुत है। जैसे आपने कहा कि राम से सेल हुआ 10 लाख रुपए का। अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी बात लिखना बड़ा मुश्किल है, और फिर इतने बड़े लाइन को बार बार पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग हेड बनाते हैं। ये क्या होता है? ये टी सेप अकाउंट होता है। टी सेप अकाउंट मतलब बेसिकली ऐसे कुछ करके हम अकाउंट बनाते हैं, और हमने इसके ऊपर सेल्स नाम का अकाउंट बना दिया है ना। तो टी सेप अकाउंट बनाया सेल नाम का, और इस सेल नाम के अकाउंट में हम क्या करते हैं, राम से हुआ, मेरा ट्रांजेक्शन क्या था, राम से हमने सेल किया था, राम को हमने सेल किया था 10 लाख रुपए का। तो हम इसको समराइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं राम से हमने सेल किया था, है ना। और सेल करने के बाद हमको इससे कितना पैसा, कितने के मैंने सेल किया था, तो 10 लाख रुपए का हमने सेल किया था, तो 10 लाख रुपए। तो इतने लंबी चौड़ी बात को हमने क्या कर दिया, समराइज्ड फॉर्म में कर दिया। सीधे सीधे लिख दिया राम और 10 लाख, मतलब कि सेल का अकाउंट है, मतलब ऑब्वियसली सेल हुआ होगा।
और राम लिखा हुआ है मतलब राम से सेल हुआ होगा, राम को हमने बेचा होगा। और राम को बेचा है, कितने रुपए का बेचा है? तो 10 लाख रुपए का। तो इतने लंबे चौड़े लाइन को हमने छोटे से में समराइज्ड फॉर्म में लिख दिया। तो जब भी हमारे बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक समराइज्ड हेड बनाते हैं उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, तो उसको हम अकाउंट्स कहते हैं। इस टी सेप जो है ना, ये स्ट्रक्चर जो है, इसको हम अकाउंट कहते हैं। तो इसी बात को देखिए कैसे समझ रहा है, मतलब कैसा डेफिनेशन लिखा है। अकाउंट रेफर्स टू अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने लायक है, जो आपके बिजनेस के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है ना, सेल हुआ है राम से, ये बात रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्योंकि हो सकता है कि अगले दिन हमको ये बात याद ना रहे कि हमने राम को कितने का सेल किया था, या फिर राम को किया था, या श्याम को किया था, या मोहन को किया था, या रोहन को किया था, या सोहन को किया था। तो मे देयर इज अ कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन हो सकता है कि कितने का सेल हुआ था, किसको किया था, किस दिन पे किया था, ये बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं। और कभी मान लो 2 दिन के बाद तो याद भी हो, तीसरे दिन, चौथे दिन, या 1 साल के बाद, सॉरी 1 महीने के बाद ये हो सकता है याद ना हो। लेकिन हमारा बिजनेस हमेशा जो ट्रांजैक्शन करता है उनको वो रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि उससे ही हमको रिजल्ट निकालना है ना। जो इवेंट है वो क्या है? रिजल्ट है। और ये रिजल्ट हम कब निकालेंगे? जब हम इनको रिकॉर्ड करके रखेंगे। अगली बार अगर मान लो हमको इसका रिजल्ट निकालना हुआ, ऐसे तो है नहीं कि हम सिर्फ इसको आज किए और कल भूल गए, कोई बात नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। क्योंकि हम अकाउंटिंग करते ही क्यों है? क्योंकि हमको इस बात को रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हम इससे रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तभी तो निकल के आएगा कि मेरे बिजनेस में कितने का सेल हुआ है, कितने का परचेस हुआ है, कितना इनकम आया है, कितना एक्सपेंस आया है, ये सब तभी तो पता चलेगा। तो हमको इस बात को क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है। और रिकॉर्ड करने के लिए एक हम हेड बनाते हैं जिसको हम अकाउंट कहते हैं, है ना। और इस अकाउंट में हम क्या करते हैं? समराइज्ड फॉर्म में रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं ऑफ पर्टिकुलर हेड। उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हेड बनाते हैं। सेल का करना था रिकॉर्डिंग, सेल के लिए ट्रांजैक्शन का सेल के लिए अकाउंट बनाया। परचेस के लिए रिकॉर्डिंग करना है, परचेस का हेड बनाया। राम के रिलेटेड रिकॉर्डिंग करना है तो राम का हेड बनाया। श्याम से रिलेटेड रिकॉर्डिंग करना है तो श्याम का हेड बनाया। सेल्स का रिकॉर्डिंग करना है तो सैलरी का रिकॉर्डिंग करना है तो सैलरी का हेड बनाया। तो पर्टिकुलर हेड बनाते हैं एक जगह पे, जहां पे हम सारे रिलेवेंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। और इसलिए रिकॉर्ड करते हैं ताकि वो समराइज्ड फॉर्म में हो, और आगे चल के जब हमको जरूरत हो उन चीजों से कुछ रिजल्ट निकालने की, तो हम आराम से उन चीजों से रिजल्ट निकाल सकते हैं। सही है। ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 साइड्स। सबसे पहली बात, ये बात जानना जरूरी है। ये देख रहे हो हमने क्या किया? टी सेप अकाउंट बनाया। मतलब इसके 2 साइड होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक इधर भी रिकॉर्ड होता है, एक इधर भी रिकॉर्ड होता है। तो 2 साइड्स होते हैं किसी अकाउंट के। किसी ट्रांजैक्शन को क्या 2 पहलू होता है। जैसे अगर आपको कुछ देर पहले से आपको जितने ट्रांजैक्शन के मैंने आपको एग्जांपल दिया है, उन सारे ट्रांजैक्शन के एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखो तो आपको क्या समझ में आएगा। एक जगह आपको सेल होने की वजह से आपके पास गुड्स आ रहा है, तो दूसरी जगह आपके पास सेल होने से आपका पैसा एक तरफ आपके सेल होने से आपके गुड्स जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आपके पास पैसे भी आ रहे हैं। एक तरफ अगर आप परचेस करते हो तो परचेस से आपके गुड्स जो हैं वो क्या होते हैं? आते हैं, और बदले में आपके पैसे भी जाते हैं। आप सैलरी पेमेंट किए हो तो सैलरी पेमेंट करने से आपके पास से पैसे जाते हैं, और बदले में आपको सर्विस मिल जाता है। आप जिसको सैलरी पे किए होगे वो एम्प्लॉयज होंगे, और एम्प्लॉयज से आप क्या लिए होगे? अपना काम कराए होगे तो सर्विस लिए होगे, तो सर्विस के बदले में आप उनको पैसा देते हो तो बदले में सर्विस मिला होगा। तो एक काम से 2 पहलू होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। अब ये क्या डेबिट है और क्या क्रेडिट है ये हम बाद में समझेंगे। बस इतना समझो कि हर एक ट्रांजैक्शन के 2 तरफा रिएक्शन होते हैं। एक उसका रिएक्शन नहीं होता है ना। तो
हर अकाउंट के ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड, उसके दो पहलू होते हैं, दो साइड होते हैं, और हमेशा अकाउंट अपने दोनों साइड, उसके दोनों साइड इफेक्ट होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि उस अकाउंट के सेम अकाउंट्स के दोनों साइड इफेक्ट हो सकता है किसी के एक साइड इफेक्ट हो तो किसी के दूसरे साइड इफेक्ट हो। जैसे मैम, जैसे सुनना, सेल हुआ, सेल होने से आपके पास से एसेट्स गया, मतलब आपके पास से गुड्स गया, है ना, आपने अपना गुड्स किसी और को दे दिया, और गुड्स दिया तो आपका गुड्स का अकाउंट जो है वो थोड़ा सा कम हो गया, खाली हो गया, लेकिन उसके बदले में कैश का जो अकाउंट है उसका एक साइड बढ़ा भी तो होगा, है ना। परचेज किया होगा आपने, तो परचेज किया तो आपके पास गुड्स आया, तो गुड्स का अकाउंट बढ़ा और रॉ मटेरियल का अकाउंट बढ़ा, और साथ के साथ आपका कैश का अकाउंट कम भी तो हुआ। तो दो तरफा रिएक्शन देख रहे हो, आपका एक साइड भी इधर इफेक्ट हो रहा है और एक साइड इफेक्ट इधर हो रहा है। लेकिन क्या जरूरी है कि वो दोनों जो साइड है वो एक ही अकाउंट के हो? बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है कि दोनों साइड अलग अलग अकाउंट के हो, लेकिन इफेक्ट दोनों साइड होते हैं, है ना। अब द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, जो लेफ्ट साइड होता है, ये साइड है ना, इस साइड को हम डेबिट साइड कहते हैं, और इन साइड को हम क्रेडिट साइड कहते हैं, है ना। इसको हम डेबिट को दिखाने का तरीका होता है DR, है ना, शॉर्ट फॉर्म, और क्रेडिट को दिखाने का तरीका होता है CR, है ना, उसको क्रेडिट कहते हैं। तो डेबिट साइड होता है राइट, लेफ्ट वाला साइड, और राइट वाला साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है। इसको अच्छे, अभी इतनी बात अगर आपको समझ में आएगा तो बस इतनी ही बात समझे, इसको और अच्छे से समझने के लिए अपने पास बहुत समय है, हम बहुत अच्छे से गहरे तरीके से समझेंगे, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर आने वाला है। बस इतना समझे कि अकाउंट्स मतलब होता है एक टी शेप फॉर्मेट, है ना, एक टी शेप कोई आकार होता है जिसके दो साइड होते हैं, एक साइड होता है डेबिट और एक साइड होता है क्रेडिट। दोनों और वो दो साइड जो होता है, वो दोनों साइड क्या होता है, इफेक्ट होता है अगर किसी और जरूरी नहीं है कि वो एक ही हेड का हो, मतलब एक ही अकाउंट का हो, लेकिन वो इफेक्ट होता है ना। और इसमें हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो समराइज्ड फॉर्म में होता है, और रिलेवेंट ट्रांजेक्शन ही सिर्फ इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, और हर ट्रांजेक्शन का अपना एक पर्टिकुलर हेड होता है जिसको हम एक जगह रखने के लिए, उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक जगह रखने के लिए हम उसको क्या कर लेते हैं, एक पर्टिकुलर हेड बना लेते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई। अब आ जाते हैं कैपिटल के ऊपर। ये जो टर्म कैपिटल है, इस टर्म कैपिटल का मतलब होता है, इस पूरे कहानी को बाद में समझेंगे, सिर्फ सिंपल ये समझें कि कैपिटल का मतलब होता है कि आपके बिजनेस में जो प्रोपराइटर, मतलब कि आपका बिजनेस का जो मालिक है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उस पैसे के इन्वेस्टमेंट को, मतलब जो पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। बेसिकली आपने एक बिजनेस खोला और उस बिजनेस के आप हैं ओनर, और आपने जितना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, लगाया है, उस पैसे को, जो इन्वेस्टेड अमाउंट है आपके, उस इन्वेस्टेड अमाउंट को हम कहते हैं अकाउंटिंग में कैपिटल। सही है। और ये जो कैपिटल है ना, इसके जो कंट्रीब्यूटर है, जैसे आप कंट्रीब्यूटर हुए, कोई बंदा और लगाया है वो कंट्रीब्यूटर, तो जो कंट्रीब्यूटर है वो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, मतलब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो उसके बिजनेस के ओनर को हम प्रोप्राइटर कहते हैं। मैम ये सोल प्रोप्राइटर या प्रोप्राइटरशिप बिजनेस मतलब क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसके सिर्फ एक ओनर होते हैं उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। मतलब सोल मतलब एक, प्रोप्राइटर मतलब मालिक, है ना, और शिप मतलब उसका रिलेशन, है ना, एक बंदे का रिश्ता उसके बिजनेस के साथ, उसको हम प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, रिलेशनशिप, है ना, वैसे ही प्रोप्राइटरशिप। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जो है, अगर कोई बिजनेस है ना, तो उस बिजनेस का एक अकेला मालिक होता है, सोल मालिक होता है, एक अकेला मालिक होता है, और उस बंदे को, जो मालिक होता है, उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। वो बंदा जो मालिक है उस बंदे को प्रोप्राइटर कहते हैं, और उसने जो पैसा लगाया है उसको हम
कैपिटल कहते हैं। सही है। अब हो सकता है कि वो अकेला ना हो, उसके साथ कुछ और भी लोग हो, तो पार्टनरशिप बिजनेस हो सकता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में जो बंदा पैसा लगाता है, जो कंट्रीब्यूटर होता है, जो इन्वेस्टर होता है, उसको हम कहते हैं पार्टनर्स, है ना। और पार्टनर्स जो पैसा लगाते हैं उसको हम कैपिटल कहते हैं। सही है। उनके इन्वेस्टर अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं। ऐसे ही जब ये कंपनी बन जाता है ना, कंपनी मतलब बिजनेस बड़ा हो गया, पार्टनरशिप से भी बड़ा हो गया, तो बहुत सारे लोग आ गए उसके अंदर, और जितने सारे लोग ने उनमें पैसा इन्वेस्ट किया है, उस इंसान को, उस बंदे को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, है ना। सबने अपने अपने हिसाब से अपना अपना शेयर कंट्रीब्यूट किया है कंपनी में, तो उसको शेयर होल्डर्स कहते हैं। और जो पैसा उसने कंट्रीब्यूट किया है, इन्वेस्ट किया है कंपनी के लिए, उस पैसे को हम कैपिटल कहते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आई। इस कैपिटल को हम ओनर्स इक्विटी भी कहते हैं और साथ में नेट वर्थ भी कहते हैं। सही है। इसके तीन तीन नाम है, नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी, ये सब उन्हीं के नाम है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, कुछ और बात समझ लेते हैं। ये जो कैपिटल है ना, एक तरीके से फर्म के ऊपर लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी मतलब मैम बर्डन, मतलब कि उनके ऊपर एक तरीके का बोझ होता है। फर्म जब भी किसी बंदे से कैपिटल लेता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, बर्डन आ जाती है। और ये बर्डन क्या चीज की होती है कि उनको, उस बंदे को प्रॉफिट में हिस्सा देना, क्योंकि उनके पैसे को ही कमा करके वो प्रॉफिट कमा रहा है ना फर्म, तो फर्म को उसमें से क्या देना पड़ेगा, उनको प्रॉफिट में देना, हिस्सा देना होगा, तो प्रॉफिट देना पड़ता है। उनके पैसे को अच्छे से इस्तेमाल करना होता है, सही तरीके से इस्तेमाल करना होता है, ताकि उससे प्रॉफिट निकल के आए। नहीं तो वो सारे बंदे जो है अपना अपना पैसा ले लेंगे, तो एक तरीके से उनके ऊपर एक तरीके से बर्डन होता है, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बहुत बड़ा बोझ होता है ना। तो फर्म के लिए पार्टनर्स का कैपिटल जो होता है, या शेयर होल्डर्स या प्रोप्राइटर्स का जो कैपिटल होता है, वो एक तरीके का क्या होता है, बर्डन होता है, जिसको हम इंटरनल बर्डन कहते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, ये बर्डन बढ़ता जाता है फर्म के लिए। कैसे? जब ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा तो फर्दर इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा, है ना। मान लो मेरे बिजनेस को पहले से 1 लाख रुपए हमने बिजनेस में लगाए हुए थे, और बिजनेस जो है बड़ा हो गया। अब 1 लाख रुपए से जो है हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा हो सकता है मार्केट सर्कल बढ़ गया हो, है ना। हम मार्केट में ज्यादा कैप्चरिंग बढ़ा चुके हो, तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा तो पैसे ज्यादा लगेंगे भाई, रॉ मटेरियल खरीदना है ना, रॉ मटेरियल खरीदना है, लेबर्स और हायर करना है, तो इन सबको हायर करने में खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। अब एक पहले हम एक छोटे से जगह में प्रोडक्शन करते थे, और बड़ा प्रोडक्शन का हॉल करना पड़े, जगह बढ़ाना पड़ेगा प्रोडक्शन के लिए, बिल्डिंग थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी, मशीनरी और बढ़ानी पड़ेगी, लाइट पंखा खर्चा ये सब और बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मनी चाहिए, और मनी चाहिए तो मतलब पैसा और जाना चाहिए, तो उनको चाहिए फर्दर कैपिटल, आगे और कैपिटल चाहिए। और वो कैपिटल वो किससे मांगेंगे? ऑब्वियसली अपने प्रोप्राइटर से या पार्टनर से या शेयर होल्डर से ही मांगेंगे। तो जितना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा, ये फर्दर जो बर्डन है वो आगे और बढ़ता जाएगा उनके इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट का हिस्सा बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और ये जो प्रॉफिट है उनके कैपिटल में ऐड होता जाएगा, है ना। ये बात आपको पता होना चाहिए, बात हमने शायद आपको पता हो, लेकिन अगर ना पता हो तो ऐसे समझते हैं कि कोई भी बंदा, अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, तो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है तो ऑब्वियसली वहां से मेरे पास प्रॉफिट आएगा, और वो प्रॉफिट जो आएगा वो बिजनेस हमको कहाँ देगा? मेरे कैपिटल अकाउंट में डालेगा। कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जहां पे मेरा सारा कैपिटल रखा हुआ है, तो उसके लिए मेरा भी तो अकाउंट बना होगा ना। अकाउंट अभी पढ़ा ना हमने, अकाउंट बना होगा,
क्योंकि हमने हर एक पर्टिकुलर हेड बनाते हैं उस रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो मेरे से रिलेटेड कैपिटल के रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए फर्म ने एक कैपिटल अकाउंट बनाया होगा, और उस कैपिटल अकाउंट को जब बनाया होगा तो जब भी मेरा कैपिटल आगे और बढ़ता है, अगर मैंने और फर्दर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया, तो वो मेरे बिजनेस में मेरा जो कैपिटल अकाउंट है वो फर्म क्या करेगा, और बढ़ाएगा, है ना। मैंने पहले से 1 लाख रुपए दिया था और अब 50,000 और दे दिया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 50,000 और मेरे कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। अगर मैंने 50,000 और दे दिया तो मतलब फिर से 50,000 बढ़ जाएगा, तो अब 2 लाख रुपए हो गया मेरा कुल मिला करके। तो जहां भी मेरे बिजनेस से रिलेटेड जो है वो बिजनेस में जितना मैंने कैपिटल दिया है वो कैपिटल जहां रिकॉर्ड होता है, उस रिकॉर्डिंग के जो जगह है उसको हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और जितना जल्दी जल्दी ये कैपिटल अकाउंट बढ़ता जाएगा उतना ही हमारे फर्म के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर ये बर्डन और बढ़ता जाएगा। और बर्डन बढ़ता और भी कैसे जाएगा, जब मेरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा, बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो मेरे को पैसा देगा, और पैसा कहाँ से देगा, मेरे को कैपिटल के अकाउंट में डालेगा, है ना, क्योंकि वही मेरा अकाउंट है। बैंक, आप जब बैंक में पैसा डालते हो, अगर बैंक में इंटरेस्ट आता है, आप बैंक में पैसा लगाए हो, है ना, सेव किए हो, और बैंक में आपने सेविंग जो की है उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट कहाँ जाता है, आपके उसी अकाउंट में जाता है, तो बैंक का अकाउंट और बढ़ जाता है। जितना आपने लगाया था उससे कुछ और बढ़ गया, 2% 3% से जो पैसा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, उस 3% से आपका इंटरेस्ट जो है आपके पैसे आए और आपका बैंक अकाउंट थोड़ा बढ़ गया। ऐसे ही कैपिटल में भी जब आपका कैपिटल पहले से जितना था उतना आपने लगा दिया, आपने उसमें डाल दिया, फर्म ने उसको यूज किया और उससे अर्न किया प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट ला करके आपके कैपिटल अकाउंट में क्या कर देता है, डाल देता है। अब कैपिटल अकाउंट मतलब और ज्यादा बढ़ गया, और मेरे कैपिटल अकाउंट बढ़ने से फर्म का जो बर्डन है भी वो भी क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। तो बिजनेस में फर्म जो है उसके बर्डन जो है प्रॉफिट के साथ बढ़ते जाते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ते जाते हैं। और घटते कब है, अगर मैंने कुछ पैसा निकाल लिया, है ना, अगर मैंने कुछ पैसा अपने फर्म से निकाल लिया, तो फर्म से पैसा निकालने की वजह से मेरे बिजनेस का क्या हो गया, मेरा पैसा कैपिटल अकाउंट क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया। और जब बिजनेस अकाउंट मेरा कैपिटल अकाउंट थोड़ा कम हो गया, तो फर्म के ऊपर से एक उसके ऊपर बर्डन थोड़ा कम हो, उसके ऊपर रिलैक्सेशन आया, क्यों, चलो 1.5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा था, अब कम से कम केवल 1,20,000 रुपए कर्जा है, 30,000 रुपए वो बंदा अपना वापस ले गया, तो उसका कर्जा जो है वो धीरे धीरे बर्डन जो है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम हो जाता है। तो जो आप पैसा निकालते हो उस पैसे के निकालने से आपका बिजनेस का ट्रांजेक्शन जो है, आपके बिजनेस के ऊपर जो बर्डन है वो घटता जाता है, और जैसे जैसे आप पैसा लगाते हो वैसे वैसे वो बिजनेस का बर्डन बढ़ता जाता है। सही है, बिजनेस में प्रॉफिट होने से बिजनेस का बर्डन बढ़ता जाता है, और बिजनेस में लॉस होने से बिजनेस का बर्डन कम होता जाता है, क्योंकि लॉस होगा तो आपके पैसा आपसे ही पैसा लेगा, क्योंकि जब पैसा प्रॉफिट हो रहा था तो आपको दे रहा था, तो लॉस होगा तो आपसे ही लेगा भी, है ना, तो आपसे लेता है, और जब वो पैसा आपसे लेता है तो आपके कैपिटल अकाउंट से वो पैसा निकाल लेगा, और जब कैपिटल अकाउंट से पैसा निकालेगा तो उसका बर्डन क्या हो जाता है, थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो बिजनेस के अंदर कैपिटल अकाउंट एक तरीके का उसके लिए इंटरनल लायबिलिटी होता है, एक इंटरनल बर्डन होता है, और ये बर्डन फर्दर इन्वेस्टमेंट के साथ बढ़ता जाता है, प्रॉफिट के साथ बढ़ता जाता है, और ये बर्डन रिलीज होता जाता है लॉसेस के साथ, और आप जब पैसा निकालते हो उसके साथ। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई है। अब आ जाते हैं इसके डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या कहता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म नोन एज कैपिटल। जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है ओनर के द्वारा फर्म में, फर्म मतलब बिजनेस में, उसको हम कैपिटल कहते हैं। फर्म का मतलब बिजनेस होता है ना, इंटिटी होता है। तो ये जो इंटिटी है उसमें अगर जो हम कैपिटल लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं पैसा, उसको हम कैपिटल कहते हैं। दे मे बी ब्रॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश। ये कैश के फॉर्म में भी आ सकता है और एसेट्स के फॉर्म में भी आ सकता है। मतलब इसका
इन्वेस्टमेंट बहुत तरीके का हो सकता है, बहुत तरीके का मतलब दो तरीके का हो सकता है। या तो आप पैसा लगा दो उस बिजनेस में, या तो फिर आप सीधे सीधे मशीनरी खरीद करके दे दो। मशीन भी खरीद के दोगे तो भी एक तरह से क्या होगा, जैसे कि आप कहते हो ना, आप दान दो तरीके से कर सकते हो। आप तो सीधे पैसा दे दो, वो भी एक तरीके का दान है। या तो फिर आप ऐसा भी दान कर सकते हो, कैसे, आप उनको जो चीज चाहिए, जो उनको एक्चुअली में नेसेसिटी है, आप वो चीज दे दो, तो भी एक तरीके का दान है। ऐसे ही बिजनेस में भी कैपिटल दो तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है ना। दो तरीके से कैसे, एक तो आप पैसे के फॉर्म में दे दो, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा, आपने वो मशीन खरीद के लाके दे दिया, टूल्स खरीद के लाके दे दिया, ये भी तरीके का। आपने बिल्डिंग जो है वो खरीद के लाके दे दिया, आपने लैंड खरीद के दे दिया है ना बिजनेस को। तो आप बिजनेस उसके ऊपर बिल्डिंग बना करके क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा लैंड के ऊपर, तो उसका यूटिलाइज कर रहा है, तो बदले में आपको क्या देगा, पैसा देगा, रेंट देगा, है ना। तो वो भी एक तरीके का रिसोर्सेज है, और रिसोर्सेज है तो वो आपको बदले में आपको पैसा देगा, रेंट देगा, तो वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। साथ में अगर आपका बिजनेस को आप मशीन खरीद के ला के दे तो उससे वो प्रोडक्शन करेगा, प्रोडक्शन करेगा तो बदले में प्रॉफिट कमाएगा, और प्रॉफिट कमाएगा तो बदले में फिर आपको पैसा देगा प्रॉफिट के तौर पे, है ना। अगर आप बिजनेस में पैसा लगाते हो तो पैसा लगाओगे तो भी प्रॉफिट देगा, क्योंकि उसी पैसे को इस्तेमाल करके वो प्रोडक्शन कर रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, और वैसे करेगा तो उससे प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बदले में आपको प्रॉफिट देगा, प्रॉफिट में हिस्सा देगा। अगर आप बिजनेस को बिल्डिंग खरीद के दे देते हो, है ना, कि जाओ इस बिल्डिंग में प्रोडक्शन करो, तो प्रोडक्शन आप करोगे उस बिल्डिंग में रह करके, तो आपने उस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया प्रोडक्शन के लिए, और प्रोडक्शन किया तो उससे आया प्रॉफिट, तो प्रॉफिट के बदले में आपको क्या देगा, कुछ प्रॉफिट में हिस्सा देगा, और शेयर देगा, रेंट देगा आपको उस बिल्डिंग के लिए, है ना। तो ये भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकता है, और एसेट्स के भी फॉर्म में हो सकता है, ओनर के द्वारा एक बिजनेस एंटिटी को, है ना। तो बिजनेस एंटिटी को वो ऐसे एज अ कैश भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और ऐसे क्रेडिट एसेट्स भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। आई होप इतनी बातें समझ में आई। और अगले क्लास में हम इससे और भी अलग अलग टर्म सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।